हमारा घर हमारा विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12वीं में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है कि वह हमारी आय को विभिन्न वस्तु पर किस प्रकार व्यय करे। अतः स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन का संयोग क्या होगा, तो यह उपभोक्ता की रुचियों और वस्तुओं की कीमतों और उसकी आय पर निर्भर करेगा। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करता है। उसके सामने चुनाव की समस्या होती है। ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जहाँ केवल 2 ही वस्तुएं हैं। हम इन दोनों वस्तुओं को केला तथा आम कहेंगे और दोनों वस्तुओं की मात्राओं की कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता बंडल अथवा बंडल कह सकते हैं। अब अपने सामने ये बंडल शब्द एक नया शब्द है। इसके पहले जब अपन पढ़ते थे तो अपन इसको संयोग कहा करते थे, लेकिन इस नई पुस्तक में यहाँ बंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सामान्यतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 परिवर्त का और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x2 परिवर्त का उपयोग करेंगे। अब x1 और x2 धनात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। तो x1 और x2 का तात्पर्य होगा कि केला की x1 मात्रा तथा आम की x2 मात्रा। तो x1 तथा x2 के किसी विशेष मूल्य के लिए x1 और x2 हमें एक विशेष बंडल प्रदान करता है। ध्यान देंगे अपन कि x1 और x2 हमें एक विशेष बंडल प्रदान करता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा अगर अपन देखना चाहें तो बंडल 5 और 10। 5 और 10 में केले की अपन मान लेंगे यहाँ 5 इकाइयाँ और आम की 10 इकाइयाँ हैं। और बंडल 10 और 5, 10 और 5 में केले की 10 इकाइयाँ और आम की 5 इकाइयाँ हैं। तो इसको किस नाम से पुकारा गया है? बंडल नाम से पुकारा गया है। तो इसमें विशेष रूप से अपने को यही देखना है कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत में हमने 2 वस्तुओं का अध्ययन किया और बंडल शब्द के अर्थ के लिए हमने बंडल में 2 इकाइयाँ ली, एक केले की और एक आम की, और उस दोनों संयोगों को हमने बंडल के नाम से पुकारा। अब इसी में अपन जब आगे बढ़ते चलेंगे तो अपन देखेंगे 2-1 उपयोगिता, 2-1 में उपयोगिता का दिखाया गया है। उपयोगिता अपन ने इसको पढ़ा था 11th क्लास में कि उपयोगिता क्या होती है। तो उपयोगिता एक वस्तु की उपयोगिता उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, और वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। और एक व्यक्ति जिसे चॉकलेट पसंद है तो उसे चॉकलेट से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी, और किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्थान और समय के साथ भी बदल सकती है। अब कैसे बदलेगी? जैसे एक रूम हीटर का उदाहरण अपन ले लें तो रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह व्यक्ति लद्दाख में रहता है या चेन्नई में, वहाँ गर्मी का मौसम है या ठंड का, तो वहाँ उस प्रकार से वो उसके लिए उपयोगिता प्रदान करेगी। फिर इसमें आ जाता है गणनावाचक उपयोगिता। तो गणनावाचक उपयोगिता के स्तर को हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। गणनावाचक उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक कमीज़ से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं और कहें कि यह कमीज़ मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। फिर कुल उपयोगिता किसे कहेंगे? तो कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता के योग से है।
कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता के योग से है। फिर हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता। तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उपभोग की एक इकाई की वृद्धि के कारण पैदा होती है। अब मान लीजिए कि 4 केलों से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 केलों से कुल 30 इकाई मिलती है। तो 5वें केले के उपयोग से कुल उपयोगिता 2 इकाई बढ़ गई है। इसलिए 5वें केले की सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 2 इकाई। अब ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। तो जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उस वस्तु के प्रति इच्छा कम होने लगती है। अर्थात यदि उपभोक्ता एक ही वस्तु का लगातार उपभोग करता है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और संतुष्टि घटते घटते एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाती है जहां सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और ऐसी स्थिति में भी यदि उस वस्तु का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और इसे ही घटती हुई सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब इसमें एक उदाहरण से अपन इसको समझ सकते हैं कि यदि किसी भूखे व्यक्ति को पहली रोटी खाने से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, अब मान लो 10 दूसरी रोटी से पहले से कम 8 उपयोगिता मिलेगी, क्योंकि पहली रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी की इच्छा की तीव्रता कम हो जाती है। तीसरी से 5, चौथी से 2, 5वीं से 0 प्रतियोगिता प्राप्त होती है। इसके बाद भी अगर वो रोटी का उपभोग करता जाएगा तो 6वीं रोटी से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। अब इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं भी हैं, जैसे वस्तु की सभी इकाइयाँ आकार व गुण में समान होना चाहिए। वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग में कोई समय अंतराल नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आदत, फैशन व स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता सामान्य प्रवृत्ति का होना चाहिए और वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो घटते हुए सीमांत उपयोगिता के नियम में जैसे अपन देखेंगे कि x वस्तु की इकाई, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 6 है। फिर दूसरी इकाई से उसको मिलने वाली उपयोगिता 4 हो गई। तीसरी इकाई से सीमांत उपयोगिता उसकी 2 हो गई। चौथी इकाई से उसकी सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। और इसके बाद भी अगर वो 5वीं इकाई करता है उपयोग में तो वो ऋणात्मक 2 हो जाएगी। तो इससे क्या स्पष्ट है कि x वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है ना। तो प्रथम इकाई से उपयोगिता 6, किंतु दूसरी, तीसरी, चौथी तथा 5वीं इकाई से सीमांत उपयोगिता कम हो के ऋणात्मक हो जाती है। फिर हम देखेंगे क्रमवाचक उपयोगिता। क्रमवाचक उपयोगिता के अनुसार उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता, परंतु उसकी संतुष्टि के उच्च या निम्न स्तर के रूप में हम तुलना कर सकते हैं। यानी जो संतुष्टि मिलती है उसका स्तर कैसा है, उच्च है या निम्न है। तो उच्च या निम्न स्तर के रूप में हम उसकी तुलना कर सकते हैं। यह नहीं बताया जा सकता कि उसे पंखे, कूलर और एसी से क्रमशः कितनी उपयोगिता मिलती है, लेकिन उपयोगिता कूलर एवं कूलर से अधिक उपयोगिता एसी से मिलती है। तो क्रमबद्ध अवधारणा ये हिग्स द्वारा की गई थी और संख्यात्मक उपयोगिता की अवधारणा अधिक वास्तविक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें जो दिया है, आगे आप देखेंगे क्रमवाचक उपयोगिता के आगे आप चलेंगे, एकदृष्ट अधिमान, है ना। एकदृष्ट अधिमान,
तो एक दिष्ट अधिमान का अर्थ क्या होता है? एक दिष्ट अधिमान का अर्थ है कि उपभोक्ता एक वस्तु की कम मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा को सदा अधिक पसंद करता है। एक दिष्ट अधिमान का क्या अर्थ होता है कि उपभोक्ता एक वस्तु की कम मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा को सदा अधिक पसंद करता है। मान लो उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की भी मात्रा कम ना हो। तो यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एक दिष्ट है तो क्या वह बंडल 10-8 और बंडल 8-6 के बीच तटस्थ हो सकता है? नहीं। यदि उपभोक्ता के अधिमान एक दिष्ट है तो बंडल 10-8 को 8-6 से अधिक प्राथमिकता देगा। फिर अनाधिमान मानचित्र, तो सभी बंडलों पर उपभोक्ता के अधिमानों को अनाधिमान वक्र समूहों द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसे उपभोक्ता का अनाधिमान मानचित्र कहते हैं। और अनाधिमान वक्र पर स्थित सभी बिंदु उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ मानता है। अब अनाधिमान वक्रों की भी कुछ विशेषताएं होती है। अनाधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं। तो अनाधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है कि अधिक x वस्तु प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को y वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। फिर उच्च अनाधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक एक व्यक्ति स्वतः ही उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर को बढ़ाएगी। फिर दो अनाधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, यानी एक दूसरे को काटते हुए अनाधिमान वक्र विसंगत निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं, इसलिए ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा कि बजट क्या होता है, बजट सेट और बजट रेखा। अब ये बजट आप देखेंगे तो बजट सेट क्या होता है? यह दो वस्तुओं के एक समूह के प्राप्त संयोगों को व्यक्त करता है जब वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी हुई हो। अब बजट रेखा किसे कहेंगे? तो जब इन संयोगों को एक रेखा चित्र पर दर्शाया जाता है तो बजट रेखा प्राप्त होती है। अतः दो वस्तुओं के प्राप्त संयोगों के रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण को बजट रेखा कहा जाता है। अब जैसे अपन मान लो एक उपभोक्ता की आय 40 रुपये है जिसे वो दो वस्तुओं पर खर्च करना है, तो जिनकी कीमत 5 रुपये है तथा 10 रुपये है। तो बजट सेट कैसे करेंगे अपन? तो मान लेंगे x वस्तु की कीमत 5 रुपये है और y वस्तु की 10 रुपये है। तो अब वो वस्तु x खरीदता है कि वस्तु y खरीदता है, तो अपन देखेंगे जब वो 4 वस्तु अगर y वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीदता है या फिर बजट x के लिए वो कोई भी इकाई नहीं खरीदता है, फिर x वस्तु की अगर वो 2 इकाई खरीदता है तो y वस्तु की वो 3 खरीदेगा। फिर अगर वो x वस्तु की 4 खरीदता है तो यहाँ पर y वस्तु की 2 खरीदेगा। अगर वो x वस्तु की 6 खरीदता है तो y वस्तु की 1 खरीदेगा। अगर वो x वस्तु की अगर 8 इकाइयाँ खरीदता है तो y वस्तु की वो कोई भी इकाई नहीं खरीदेगा। और जब इसी बात को अपन रेखा चित्र में चित्रित कर देंगे तो ये बजट रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब इसको बजट रेखा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, बजट रेखा नीचे की ओर गिरती है। फिर दूसरी बात है कि बजट रेखा पर वह बंडल स्थित होते हैं जिनकी लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होते हैं, यानी उपभोक्ता की आय के बराबर होगी। फिर वह बंडल जिनकी लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय से कम होती है। अब बजट रेखा का ढाल, तो यह ढाल ऋणात्मक होता है। बजट रेखा के ढाल दोनों वस्तुओं की कीमतों में अनुपात के बराबर होता है। इसके कारण बजट बाधा है, क्योंकि व्यय की जाने वाली राशि बजट से नियंत्रित होती है।
फिर बजट रेखा में खिसकाव कैसे होता है? तो बजट रेखा उपभोक्ता की स्थिर आय और वस्तुओं की स्थिर कीमतों के आधार पर बनाई जाती है। यदि ए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो तो बी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो एक नई बजट रेखा बनानी पड़ेगी। अब इसमें प्रश्न भी आ जाता है कि बजट बाधा क्या है? तो जब उपभोक्ता अपनी आय सीमित होने के कारण इच्छित संयोजन नहीं खरीद सकता है तो उसको हम बजट बाधा कहते हैं। फिर हम देखेंगे एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति। तो मांग का अर्थ, मांग क्या है? तो वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है उसको मांग कहते हैं। और मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में निश्चित मूल्य में किसी बाजार से उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है। और मांग कहलाने के लिए उनमें कुछ तत्वों का होना आवश्यक है। फिर मांग वक्र, तो जब मांग तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम मांग वक्र कहते हैं। इस मांग तालिका को रेखीय चित्रण ही मांग वक्र कहलाता है। और मांग वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं की रेखीय प्रस्तुति है जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो। फिर हम देखेंगे सामान्य वस्तु क्या होती है। तो किसी वस्तु की आय के साथ धनात्मक संबंध हो, अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग बढ़ती है तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिस वस्तु की मांग कम होती है वह सामान्य वस्तु कहलाती है। फिर इसी में हम देखेंगे निम्न स्तरीय वस्तु। तो ऐसी वस्तु जिसका आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। सामान्य वस्तु का धनात्मक होता है पर निम्न स्तरीय वस्तु का संबंध क्या हो जाता है? यहाँ पर ऋणात्मक होता है। अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग कम होती है तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिस वस्तु की मांग बढ़ती है वह निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती है। और कोई भी वस्तु निम्न स्तरीय है या सामान्य यह उपभोक्ता की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। जो वस्तु एक उपभोक्ता की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, जो वस्तु की एक उपभोक्ता के लिए सामान्य है वह किसी अन्य के लिए निम्न स्तरीय हो सकती है। और जो वस्तुएं निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है जैसे हो जाएगा ज्वार, बाजरा, ये निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है। फिर हम देखेंगे स्थानापन्न वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो एक मानव इच्छा की पूर्ति के लिए एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में आ सकती है वह स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। अब क्या हो जाएगा, जैसे चाय और कॉफ़ी, यानी चाय नहीं है तो वो चाय की जगह कॉफ़ी पी सकता है। मोबाइल में जैसे नोकिया का मोबाइल है या सैमसंग का है ना, तो वो क्या लेना चाहता है उसका उपयोग कर सकता है। वो एक वस्तु के स्थान पर दूसरा प्रयोग कर सकता है तो वो स्थानापन्न कहलाती है। फिर हम देखेंगे पूरक। वे वस्तुएं जो किसी मानव इच्छा की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग होते हैं वो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कार के संग पेट्रोल की आवश्यकता होती है, स्याही के संग पेन और मोबाइल के संग सिम की आवश्यकताएं होती है। ये आपका आज का ये हो गया है चैप्टर। इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे कि बजट सेट क्या है, बजट रेखा क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं, पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक इसका उत्तर लिखेंगे। फिर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, है ना, और दोनों में अंतर। ये आज का इतना ही पार्ट आपके लिए है। अगली बात आगे के चैप्टर में अपन करेंगे। धन्यवाद।